नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में कल मतदान होना है। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियां कहाँ खड़ी हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है और वहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहाँ खड़ी हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं रोहतक, जहां हमारे साथी पत्रकार वीरेंद्र फोगाट मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रवण जी। आपके नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। तो कल तो मतदान होना है। अब आखिरी दिन, मतलब आज क्या हवा है वहाँ, किसके पक्ष में हवा बह रही है? देखिए सर, जिस तरह का ये हरियाणा का चुनाव रहा है, इससे पहले इस तरह की जो चीजें हैं, जो चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया, और जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी हुई थी, और उसके हिसाब से जिस तरह रोड शो की गई, रैलियां की गई रिगोरसली, मतलब किसी भी पार्टी ने जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपने लिए जो है वोट जुटाने को, मतदाताओं को लुभाने के लिए। देखिए, हम्म। गारंटी पत्र, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र के रूप में इतने सारे वादे, इतने सारे दावे किए गए हैं कि वोटर हम्म। जो है ये सोच रहा है कि भाई इनके वादे और दावे जो हैं पिछले, यूं लगा लीजिए कि हम्म। हरियाणा सन 66 में बना था, तो उसके बाद ये कितने चुनाव लगभग हो चुके हैं, तो वोटर लोग ये जो सोच सोच रहा रहे है हैं। कि किधर जाए, मतलब हम तो माला माल हाँ, हो वो गए नहीं, हैं, इस विचार तरफ विचार जाए कर या रहा है उधर वो। जाए, किसका हाँ किसका देखिए, ऑफर ले। विचार कर रहा है। हम्म। अब क्या है ना कि टीवी और मीडिया का जो है, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जो है वो बिल्कुल इतना ज्यादा हो चुका कि हर हाथ में मोबाइल है। वो चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है, चाहे बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, हाली है, पाली है, रिक्शा चालक है, या कोई प्रोफेसर है, महिलाएं हैं, हर एक हाथ में मोबाइल है। तो सूचना का जहां तक सवाल है, लोग बिल्कुल अनअवेयर नहीं है, अवेयर हैं, बल्कि हर सूचना जो है उनके पास पहुंच रही है। जिस हम्म। तरह से एक नैरेटिव जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर हाथ में मोबाइल है उसमें पहुंचाया गया है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा, देखिए हरियाणा वैसे भी एक शिक्षित प्रदेश है, और यहाँ शहरी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, और दिल्ली के बहुत नजदीक है, दिल्ली को तीन तरफ से घेरा हुआ हरियाणा ने। तो एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो हरियाणा एक बहुत साक्षर और शिक्षित प्रदेशों में इसकी गिनती होती है, और हरियाणा का आदमी पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर है। ऐसा हम्म। नहीं है, उसको मालूम है कि आज ये जो पार्टियां दावा कर रही हैं, जो वादे कर रही हैं, जो संकल्प पत्र या गारंटी पत्र लेके आ रही हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारी भलाई कहाँ है, तो ये हम्म। लोग जानते हैं। देखिए, हम्म। जहां तक पार्टी में खड़ा होने की बात है, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल से हरियाणा में सरकार में है। हम्म। 2014 में हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की 46 सीट के साथ जब सरकार बनी थी, तो एकदम से जो है पहली बार एमएलए बने मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये हम्म। बड़ा एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नेताओं के लिए भी एक ये विस्फोटक मतलब जो है फैसला था कि भाई ये कहाँ से एकदम ब्लू फ्रॉम द बोल्ट जो आ गए हैं। और हम्म। फिर जिस तरह से उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, और उसका परिणाम जो है 2019 में दिखाई दिया कि भारतीय हम्म। जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो घट गई और वो मेजोरिटी से कम रह गई। फिर हम्म। जननायक जनता पार्टी जो इनेलो से, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी थी, आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल, वो उससे टूट के उनके हम्म। एक बेटे और उनके दो पुत्रों ने एक अलग पार्टी बनाई 2018 में, जननायक जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, और हम्म। जनता ने जो है उनका साथ भी दिया। देखिए, 10 तो सीटें दी और 10-15 सीटों पे उनको दूसरे नंबर पे रखा, तीसरे नंबर पे रखा, यानी हम्म। विपक्ष का वोट उन्हें काफी मिला। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो एक मौका देखते हुए वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और वो जो गठबंधन 4.5 साल चला उसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। और जननायक जनता पार्टी की अगर आज हम बात करें हरियाणा में, तो उनके लिए स्थिति बहुत खराब है। वो एक दो सीटों पे अपनी जमानत बचा ले तो भी जो है उनके लिए एक, यूं लगा लीजिए, एक इस तरह का एक हम्म। फेस सेविंग रहेगी, शायद ऐसी स्थिति है। तो और बीजेपी जो कहाँ इनेलो जो खड़ी है? उनका, हाँ, सर इनेलो का बीजेपी का बता, अगर देखा इनेलो जाए, का आप बता रहे थे जी, इनेलो बताइए। अब इनेलो का, जैसे अब मैं पहले छोटे दलों से शुरू कर हाँ रहा हाँ हूँ जो हाँ थोड़ा सा हाँ। वो क्या ठीक है। स्थिति में है। देखिए, इनेलो और जजपा, जजपा का तो मैंने बता ही दिया, कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति में है नहीं, सीट जीतना तो बहुत मुश्किल है, जमानत एक दो जगह बच जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। यही स्थिति लगभग आम आदमी पार्टी की है।
और देखिए आम आदमी पार्टी क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस जो है मुख्य दल है, उन्होंने जो है, जो मैंने जो देखा है, कोई हम्म रिगोरस चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह नहीं किया है कि वो सरकार बनाने के लिए या सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचने के लिए उन्होंने कोशिश की हो हम्म सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन प्रचार में जो एक आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो उद्भव हुआ था और उसके बाद जो है उनका फैलाव होकर पंजाब में वो सरकार बनाई, और गुजरात में उन्होंने पीछे जो है 15%, 14-15% वोट लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा में उनकी मौजूदगी जो है वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है, और उनकी भी स्थिति यही है कि वो शायद ही कहीं जमानत बचा पाए। सीट तो हम्म। बहुत दूर है, तो ये दो अच्छा। पार्टियां हैं। अच्छा, इनेलो और बसपा का गठबंधन, देखिए बसपा का जो सुप्रीमो है मायावती जी, वो राष्ट्रीय राजनीति में भी लगभग जो है निरापद हो चुकी हैं, और अब उनकी स्थिति जो है एक एमएलए ना होना, एक एमपी ना होना, ऐसी स्थिति में वो पहुंच गई है। तो हम्म। इन हालात में भाजपा जो अपना इन बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ गठबंधन हुआ। देखिए पहले भी है, चौटाला साहब की जो पार्टी आईएनएलडी इकट्ठी थी, जेजेपी नहीं थी, तब भी इनेलो और बसपा का एक बार गठबंधन हुआ। तो हम्म उन्होंने इस समीकरण को के दलित और जाट के समीकरण को देखते हुए यहाँ जो है ये गठबंधन बनाया गया। लेकिन इसमें एक जो है वही मैंने जो बताया कि सोशल मीडिया की वजह से या यूट्यूब चैनल्स की वजह से या मीडिया की वजह से एक चीज ये हुई कि जो हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी है, को गोपाल कांडा सिरसा के एक जो है व्यापारी हैं, और वो एमएलए भी बने हैं, मंत्री भी रहे, उनकी एक पार्टी थी लोकल बिल्कुल हम्म सिरसा के स्तर। तो हम्म उन्होंने क्या किया, इनेलो से गठबंधन कर लिया कि हम जो है मिलके चुनाव लड़ेंगे, और वहां से जो है सिरसा से पर्चा भर दिया उन्होंने। अब है चौटाला और वो साथ आ गए। अब है चौटाला की जो आईएनएलओ है, इनेलो है, उन्होंने वहां अपना जो उम्मीदवार नहीं दिया, वो गोपाल कांडा का समर्थन कर दिया। हम्म और इसी सिलसिले में बीजेपी ने भी वहां से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। अगले दिन हम्म लेकिन कांडा ने मना कर दिया कि मैंने बीजेपी से कोई समर्थन नहीं मांगा। उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आईएनएलडी को भी ये समस्या हुई, क्योंकि गोपाल कांडा का एक बयान बड़ा वायरल हुआ, उसमें जिसने ये कहा था उन्होंने कि भाई इनेलो हो या बसपा हो या हलोपा हो या और विपक्षी दल हैं या निर्दलीय या बागी जितने भी जीत के आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो ये सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति इनेलो की हो गई, क्योंकि उन्हें हम्म तो भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत का वोट के लिए वो ट्राई कर रहे थे, खिलाफत की वोट लेने के लिए। तो हम्म वहां जो है एक विरोधाभास पैदा हुआ, और बड़ी स्थिति ऐसी बनी, इनेलो के जो नेता बैसी चौटाला, उन्होंने उनको एक व्यक्तिगत बयान कह के कांडा का उन्होंने पिंड छुड़ाया। तो कुल मिला के ये स्थिति हो गई कि ये तीनों दल जो हैं हरियाणा में इस तरह की स्थिति में आ गए कि जैसे ये बीजेपी के स्वाभाविक अलाई मैसेज ये गया। तो हम्म। उससे क्या हुआ कि अब ये कितने लोग, चुनाव से पहले जो स्थिति थी, अब वो चुनाव के बाद इस प्रचार के दौरान बिल्कुल बदल गई है कि कितनी वोट और कितनी जो है सीटें ये ले पाएंगी। नहीं तो और आज इनेलो की के क्या स्थिति है, ये छोटे छोटे जो छोटे दल हैं इनकी क्या स्थिति है, इनेलो बसपा ये वो? देखिए इनेलो इनेलो पॉकेट्स में कई जगह ठीक है, उनके उम्मीदवार जो है 1, 2, 3 की पोजीशन में है, कहीं वो बिल्कुल क्लोज 1, 2 की फाइट में है। अब ये देखिए कि वो सीटें कितनी आएंगी, वो तो कल हम्म घर खैर जो है वो कल थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और 8 तारीख को भी पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ सीटें जीतने की स्थिति में इनेलो आज बताई जा रही है, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स। अच्छा, अब आते हैं अब जो बीजेपी मुख्य पे। दल बच गए भारतीय जनता, हाँ बीजेपी। देखिए बीजेपी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से भी, जिसमें किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा था, और अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ रहा है, नहीं, लेकिन ओल्ड पेंशन अग्निवीर में स्कीम तो का अमित मुद्दा, शाह गए थे। कर्मचारियों हाँ, की। और अग्निवीर में अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, सबको नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी और फिर पेंशन भी मिलेगी। तो अग्निवीर पे जो कांग्रेस ने ये देखिए एक तरह का भ्रम फैलाया था उनके हिसाब से, उसका उन्होंने जवाब दिया है। तो ये सारे मुद्दे तो बहुत दिनों से हो ही रहे हैं डिस्कस। अभी क्या है ये आप बताइए कि आज की डेट में क्या है, इन सब मुद्दों का असर है देखिए नहीं है? आज डेट में स्थिति ये है सर कि अग्निवीर के ऊपर राजनाथ सिंह ने भी और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बहुत बार बोला है। लेकिन पूरे अहिरवाल में और पूरे देश वाली जाट बैठ जो 5-7 जिले हरियाणा के, जिसमें किसान बाहुल्य जाट जाति के लोग ज्यादा हैं, जो खेती किसानी और आर्मी में जाने की मतलब जो है हम्म ख्वाहिश रखते हैं और लगातार वो रहे हैं, तो उन लोगों में ये मैसेज देने में बीजेपी बिल्कुल नाकाम रही। मेरा तो मानना यही है कि अमित शाह जी के आने के बावजूद, राजनाथ जी के आने के बावजूद, अग्निवीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए
लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था, जय जवान जय किसान, वो हरियाणा के लोगों ने जिया है। लोग खेती भी करते हैं, और उन्हीं के बच्चे जो खेती किसानी नहीं करने वाले नहीं, बच्चों के वो लोग अमित बच्चे शाह जो की है वो बात आर्मी में लोगों भी ने जाते क्यों हैं। नहीं फौज में समझी? जाना अमित जो है ना, अमित शाह ने जो कहा उसका असर क्यों नहीं पड़ा है? आप वो बताइए कि क्या मतलब ये। उसका सर मैं एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ सर शर्मा जी उसका। आप ये बताइए, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अब अग्निवीर 4 साल में जो रिटायर होके आएंगे हम उनको पक्की नौकरी देंगे। लोग ये कहते हैं कि हम तो आर्मी में जाना चाहते हैं, लंबी सेवा करना चाहते हैं, कम से कम 18 साल की प्रमोशन हो तो 28 साल तक वो जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के रिटायर हो, ताकि पेंशन और कैंटीन सर्विसेज और जो है और सारी सुविधाएं उनको ये इस तो सी एस अब एस तो वगैरह के वो जो। तो अब कोई नहीं दे सकता ना। वो तो अब कोई नहीं दे सकता, वो नहीं तो सर, कांग्रेस भी नहीं दे आप सकती। इसका खामियाजा तो क्योंकि नहीं दे सरकार सकते ने ना, तो कहा है इसका कि खामियाजा सेना सर को भुगतना सेना पड़ेगा। को यंग बनाने की ये स्कीम है। और इससे नौकरी पर कोई असर नहीं है, सबको पक्की नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और नहीं तमाम सर, तरह ये की देखिए सुविधाएं सर, मिलेगी। तो कांग्रेस दावों में अगर और जीती तो वो थोड़ी ना वो लंबा परमानेंट जॉब दे देगी आर्मी में। लेकिन सर, कांग्रेस मान लिया, ये आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में अग्निवीर का बहुत विरोध है। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में, ये क्लियर है। दूसरी रही, अच्छा। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा रहा था। तो हम्म। एंटी इनकम मैच तो झेल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी का 9.5 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, उन्होंने बिल्कुल एक जो है यूं लगा लीजिए कि अव्यवहारिक तरीके से, बिना कम्युनिकेशन की सरकार चलाई है। वो आते थे, अपनी बात कहते थे, बिना किसी फीडबैक लिए उन्होंने सरकार चलाई है। लोग उनसे मिल भी नहीं पाते थे, हाँ, वो और बात तो हो पब्लिकली गई उन्होंने है, लोगों वो को। तो पुरानी बात हो गई। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी क्या हवा है, मुद्दों पर क्या तो असर सर ये हवा नहीं देखिए, रहा है। हवा कैसे मनोहर बनती लाल है? खट्टर की हवा बात तो तो बहुत हो गई सर। नहीं सर, लेकिन इसका असर तो है ना। ये मुद्दे मैं बता रहा हूं कि जिस आधार पे बीजेपी का विरोध है हरियाणा में, मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं। जो आप हवा की बात करें ना, बीजेपी की हवा इस मामले में बिल्कुल खराब है। और इन्होंने इसलिए साम दाम दंड भेद जितने भी कोशिश हो सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आप चाहे इन्होंने उसमें रैलियां की है, विज्ञापन देख प्राइम लीजिए। मिनिस्टर कई जगह गए हैं। देखिए, प्रचार तो उन्होंने किया है, खूब किया है, लेकिन लोगों पे इसका असर वो बिल्कुल नहीं छोड़ पाए हैं। और अब की बार असर हुआ है तो मैं आपको क्लियरली कहता हूं, राहुल गांधी की रैलियों का ज्यादा असर हुआ है। जिस तरह से उन्होंने जनसभाएं की हैं और पब्लिक के बीच में जाके रोड शो किए हैं, उस 30 तारीख से और जो 3 तारीख तक जो प्रियंका और राहुल के जो इंटीरियर में जाके रोड शो और जनसभाएं और रैलियां हुई हैं, उसने माहौल को बिल्कुल बदल दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस या राहुल गांधी या केंद्रीय नेतृत्व की जो रैलियों और जनसभाओं, रोड शो और यात्राओं का जो उन्होंने एक तरीका निकाला है, उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पा रहे हैं। और उसी कारण जो है आज हरियाणा में अगर माहौल की बात करें तो बीजेपी जो है प्रचार के मामले में भी जो है पिछड़ती नजर आ रही है। जबकि ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल एक इस मामले में, प्रचार के मामले में तो वो नंबर 1 पार्टी मानी जाती है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े संसाधन और संपदा है उनके पास। और उनके पास जो है वक्ता और मीडिया बहुत कुछ है उनके पास। बावजूद इसके इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। लोग जो है किसी भी स्थिति में, हर वर्ग के लोग जो है इनसे परेशान थे। और वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा चुनाव परिणाम नहीं आने जा रहा। मुझे ये हाँ लगता है बिल्कुल। जी। लेकिन अभी बहुत जो सारी हवाओं में चीजें जो हुई दिखाई है। दे रहा है मैं उसकी बात। शैलजा का मुद्दा अभी उठा, लोगों ने देखा। ये बात ठीक है कि उन राहुल गांधी ने दोनों की दोस्ती करवा दी, मंच पर एक साथ आ गए। लेकिन उसके बाद भी ये भी दिखा कि नहीं, अभी भी वो खुश नहीं है। सोनिया गांधी से मिली हैं अभी वो कुछ दिनों पहले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो शैलजा और वाला मुद्दा था, ये तो बहुत पुराना पड़ चुका है। जिस तरह से राहुल गांधी ने नारायणगढ़ में उन दोनों के हाथ मिलाए, और उसके बाद उन्होंने, देखिए राहुल गांधी के 2 बयान भी देखिए आप। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी जातियों की 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, और हर वर्ग के लोगों को जो है कांग्रेस जो है राहत पहुंचाने का काम करेगी। और हाथ भी मिलाया उन्होंने। और सोनीपत की रैली में भी उन्होंने एक इशारा किया कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो, वो कहते हैं जिस तरह से भाई प्रभावित करने के लिए कि हमारे शेयर कई बार आपस में लड़ पड़ते हैं लेकिन ये इकट्ठे ही चलते हैं। तो ये बातें तो हैं, लेकिन इसका अब जो है भारतीय जनता पार्टी को खास फायदा उठा नहीं पाई है। जिस तरह से खट्टर साहब ने कोशिश की थी शैलजा वर्सेस हुड्डा करने की, उसको राहुल गांधी ने बड़ी टेक्निकली, देखा जाए तो बहुत टेक्निकली हैंडल कर लिया है। और रही अशोक तंवर की बात, देखिए सर, अशोक तंवर का आना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है एकदम। अब अशोक तंवर की वजह से कितना वोट इधर जाएगा उधर जाएगा उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अशोक तंवर का आना, वो एक दलित चेहरा है,
और पढ़े लिखे आदमी हैं और पहले भी कांग्रेस के अच्छे पदों पे रहे हैं, उनका एकदम इस तरह से वापस आना एक मैसेज जो है वो देने में कामयाब हुआ है कि जो अशोक तंवर वापस आ गए हैं। तो यानी कि जो दलित वर्सेज जाट और शैलजा वर्सेज हुड्डा है, उसको बिल्कुल इसने तो बिल्कुल पटाक्षेप कर दिया इस। तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर दलित जो है कांग्रेस के साथ जाएगा, लोकसभा में जैसे गया सर था? इसका देखिए गारंटी तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां जहां मैं घूमा हूं, हमने बात की है, वहां जो है लोकसभा में जो नैरेटिव बना था वो नैरेटिव अब भी काम कर रहा है। और दलित और जाट कम्युनिकेशन जो है नहीं, हरियाणा में, आपको कैसे जहां मालूम तक कि हमारी काम कर रहा सूचनाएं है? हैं, तो वो सूचनाएं हैं वो इसीलिए देखिए। अब एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी शैलजा वर्सेस हुड्डा और शैलजा को क्यों प्रमोट कर रही है? उन्हें मालूम है कि दलित वोटर लोकसभा में बहुत खिसक चुका है कांग्रेस के पास। और जिस तरह से राहुल गांधी वो संविधान की कॉपी लेके आरक्षण बचाने की और जातिगत सर्वे की बात करते हैं और छत्तीस बिरादरी की सरकार की बात करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने एक समस्या पैदा कर दी। और भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं ना कि लगातार दलितों में मीटिंग कर रही है और सभाएं कर रही है, कि बैंकेट हॉल में लोगों को इकट्ठा कर करके धर्मशालाओं में, वो कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दलित वोटर उनसे खिसक चुका है। और वो बिल्कुल जो परंपरागत रूप से जिस तरह वो कांग्रेस के साथ कभी होता था बहुत 80 से पहले या 80 तक, वो फिर दोबारा कांग्रेस के पास लौट रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही है कि उन्होंने एक ओबीसी मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन समस्या वो दलित जो वर्ग है उनकी नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। और इसलिए वो लगातार, जैसा आप बता रहे हैं और हमारे पास भी रिपोर्ट्स है, कि वो लगातार इनको प्रभावित करने के लिए, अपने पाले में लेने के लिए दलितों के लिए कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां तक नैरेटिव सेट करने की बात है या लोगों में एक विश्वास दिलाने की बात है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से आगे है। लगातार प्रधानमंत्री जी की, हरियाणा की सरकार की कोशिशों के बावजूद, केंद्रीय नेतृत्व की कोशिशों के बावजूद, दलित फैक्टर जो है हरियाणा में जाट के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने जा रहा है। और इसलिए तमाम कोशिशें से दलितों को लुभाने के लिए की जा रही हैं और इस तरह का नैरेटिव घटा जा रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी का जो है इस बार कोई फ्यूचर नहीं है? नहीं, फ्यूचर की बात यह है कि अब की बार वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है और उसके लिए अपना पिछला प्रदर्शन रिपीट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि यहाँ, आप ये देखिए 2019 से 24 तक बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, खबरें आ तो ये रही हैं कि भाई ये हरियाणा में शुरू में तो लग रहा था कि कांग्रेस की हवा है, हवा है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी भी ने भी गेन किया। और अब जो है हरियाणा जो है एक दूसरा छत्तीसगढ़ होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ मतलब जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में कहा गया था कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, और जीत गई बीजेपी। तो हरियाणा में भी ऐसा ही होगा छत्तीसगढ़ की तरह। नहीं, एक एक वर्ग ये भी कह रहा है। देखिए सर, छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर है। नहीं, वो आप जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका कोई ना कोई आधार होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ हरियाणा से बहुत दूर है। और हरियाणा में जो स्थिति है, देखिए हरियाणा का जो वोटर है वो काफी मुखर भी है। और मैंने जैसा बताया भी, वो मुखर होकर अपनी बात भी रखता है, प्रदर्शन भी करता है, धरना भी करता है, विरोध भी करता है। और नेताओं को जो है गांव में घुसने भी नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के थे जिनको गांव में किसानों ने खदेड़ा, बेरोजगारों ने घेरा, महिलाओं ने घेरा, गांव में लोगों ने काफी विरोध किया। ये चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं थी कि सरकार का इतना विरोध हो जितना विरोध है। देखिए 2019 में आप, मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार बनी थी 333 एमपी के साथ, सिंगल हैंडेडली। अब की बार मोदी जी खुद बैसाखियों के सारे हैं 2024 में। तो वो नैरेटिव भी तो काम करता है ना कि केंद्र में भी 63 सीट घट गई हैं। 5 साल में जो है पुलों के नीचे काफी पानी बह गया है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वो सारे हवा रचने में, हवा बनाने में, माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई है। जितनी भी उन्होंने कोशिशें की, जैसे आपने कहा कि भी शुरू के इलेक्शन में जैसे कांग्रेस प्लस पॉइंट के साथ या एज के साथ हरियाणा में आई, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संसाधनों को झोंक दिया। तमाम केंद्रीय नेतृत्व से जितने भी स्टार प्रचारक बुलाए गए, योगी जी को बुलाया गया, वो चाहे अपने बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, हेमा मालिनी का रोड शो करवाया गया, ये सारी चीजें करवाई गई। और मोदी जी की विचार रैली हुई, अमित शाह की भी 4-5 रैलियां हुई, नड्डा जी खुद आए हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि शायद हम नैरेटिव बदल देंगे। लेकिन 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक राहुल और प्रियंका गांधी के रोड शोज ने माहौल को बिल्कुल फिर जो है कांग्रेस के पक्ष में ला के खड़ा कर दिया है। और अब आखिरी दिन ये तंवर वाला जाना जो है, ये एक बहुत बड़ा झटके के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास आज का दिन है। वो इसको कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएगी पब्लिकली कि अशोक तंवर जो है क्यों गए हैं।
तो ये भी एक झटका है, जी। वो एक चेहरा है। तो बीजेपी को भले ही कुछ उनके कहने साथ की कितना जरूरत ही वोट नहीं है है, नहीं है वो जनता नहीं मिल जानती पाएंगे। है कि अशोक तंवर क्या क्या है। मतलब भाई अशोक तंवर कोई बिल्कुल। ऐसे तो थे नहीं कि बीजेपी में या कांग्रेस में वो जमे रहे, उन्होंने कई पार्टियां छोड़ी बदली, उसके लिए तो वो जाने ही जाते हैं। देखिए सर, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो 4 पार्टियां बदली हैं। वो कांग्रेस से आए थे अपना मंच बना के, जनसेवक मंच। उसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की मदद करी 2019 में। उसके बाद उन्होंने टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस में रहे वो, फिर वो आम आदमी पार्टी में चले गए। और लौट के जो है, वो जहाज का पंछी जो है, फिर वापस आ गए, फिर हाँ, तो कांग्रेस में आ जनता गए। ये सब ये देख रही आपकी है बात ना, बिल्कुल मैंने सही इसी है। पर कहा कि जनता तो जानती है कि वो सर एक और पार्टियों सर, में जाते उनके आते साथ रहते हैं। वोट है या नहीं है, इस बात पे कोई, मैंने ये पहले ही कहा कि उनके पास कितना वोट है, कितना वो प्रभाव कर पाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है कि वो कितने बड़े लीडर हैं सबको मालूम है। लेकिन एक जो नैरेटिव, एक मैसेज देने का काम जो है, वो तंवर के शामिल होने से मैसेज जरूर गया है, और वो कांग्रेस के फेवर में गया है। तो अब देखते हैं, कल कल जो है फैसला हो जाएगा और उसका परिणाम जो है वो 8 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, आपने ये सब कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद सर।